આપને રોક્યા બિહારના પણ આંકડા સામે આવી રહ્યા છે। બિહાર આંકડા તો કહી દઈએ ને, આંકડા તો જાણી લો, આંકડા શું કહી રહ્યા છે એ પણ જાણી લો। બિહારથી આપણી પાસે આંકડા આવી રહ્યા છે। બિહારથી જે આંકડા આવી રહ્યા છે તે પ્રમાણે બિહારમાં પણ એનડીએ છે એ આગળ દેખાઈ રહી છે। બિહારની 14 બેઠકો પર સર્વેનું અનુમાન જે આવ્યું છે તે પ્રમાણે 10 થી 13 બેઠકો એનડીએ ને મળી શકે છે, જ્યારે 3 થી 6 બેઠક ઇન્ડિયા ગઠબંધનને મળી શકે છે। ન્યૂઝ 18 ના મહા એક્ઝિટ પોલ પ્રમાણે આ અનુમાન। हाल ब्रजेश कुमार अपनी साथ जोड़ाया है। सर, आज बिहार में जिस तरह से अनुमान आए हैं और जो सर्वे दिखा रहे हैं बिहार में, इसका आप क्या अनुमान, क्या अवलोकन करना चाहेंगे? बिहार में अभी तक 14 या 15 सीटों पर ही अनुमान आए हैं। जी, अभी इंतजार हो रहा है, चूंकि अभी सिर्फ 14 सीटों पे है, 40 सीटों पे मतदान हुआ है और ज़्यादातर इसमें जदयू और भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी, उसके अलावा 2 और सीट 2 अन्य दलों को मिले हैं। तो ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे हैं। ये जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, लगातार चर्चा होती रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि 40 में से 40 सीटें ये जीतेंगे। हालांकि पार्टी की तरफ से दावा किया जाता है, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे देखें तो मुकाबला अच्छा खासा देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए का कॉम्बिनेशन है और दूसरी तरफ जो महागठबंधन है, दोनों की तरफ से, इंडिया ब्लॉक की तरफ से और एनडीए की तरफ से बहुत ही जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला है। और यही वजह रही कि 8-9 बार कम से कम यहां प्रधानमंत्री को आना पड़ा है। 13-14 जनसभाएं प्रधानमंत्री ने की हैं, 7-8 के आसपास में गृह मंत्री अमित शाह ने की है, राजनाथ सिंह ने की है, योगी आदित्यनाथ ने की है। तो एक जो हाई पिच का बैटल है जो हम बात करते हैं, वो यहां देखने को मिला है। चूंकि कास्ट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसके बावजूद जो एक लगातार जो ईबीसी है, बैकवर्ड कास्ट है, अन्य जो पिछड़े वर्ग हैं, उनको जो फायदा मिला है प्रधानमंत्री मोदी के अलग अलग स्कीम के जरिए, तो वो पूरा जो एक ब्लॉक बनता है, लगभग 50% के आसपास जो आबादी है, उस वोट बैंक को कैटर करने में काफी हद तक नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी इसमें सफल रहे हैं। तो उसका कहीं ना कहीं हमें प्रभाव इसमें दिख रहा है। ये जो एग्जिट पोल के नतीजे अभी फिलहाल आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ सवाल अब ये है कि चित्रा, अब ये भी लोग आने वाले दिनों में देखना चाहेंगे कि नीतीश कुमार का क्या होगा, उनकी अब आगे जाके रणनीति क्या होगी, तेजस्वी यादव का क्या होगा, कहां पर आंकड़ों में वो कहां पर होंगे? देखिए, हम तीनों पार्टियों की बात करते हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी की बात हम कर लें। भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष मिला है सम्राट चौधरी के तौर पर, और एक जो लव कुश जो समीकरण है जिसमें 2 मुख्य जातियां हैं, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उसको आगे रखा। वही जो समीकरण है लव कुश को लेकर 16-17 साल तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहां राज करते रहे। वहीं दूसरी तरफ अगर आरजेडी की बात कर लें तो आरजेडी का मुख्यतया 2 जो सामाजिक समीकरण है, एक मुस्लिम प्लस यादव जिसको हम माई बोलते हैं, तो उसको लेकर अभी तक लालू प्रसाद यादव जो 13-14 साल तक वो भी रहे, पति पत्नी दोनों मिलके, तो ये एक समीकरण ये चलता रहा है। अब जहां तक बात अपने की नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार को लेकर सवाल उठता रहा है, उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठता रहा है और उनकी पार्टी को लेकर सवाल उठता रहा है। लेकिन आपको यह बता दें कि आने वाले 1 साल के अंदर यहां विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। अगर नतीजे जो एग्जिट पोल में आपको दिख रहे हैं अगर उस हिसाब से आते हैं तो एनडीए को इससे निश्चित तौर पे काफी ताकत मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आरजेडी की बात करें, अगर 5, 6, 7 सीटें भी आरजेडी और जो कंबाइन है उनका इंडिया अलायंस उसको मिल जाता है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि वो भी एक ताकत लेकर जाएंगे। कि पिछली बार तो इनको एक सीट मिला था सिर्फ कांग्रेस पार्टी को, राजद को 1 सीट नहीं मिली थी, तो उसका असर जो होगा आने वाले चुनाव में भी दिखाई देगा कहीं ना कहीं। तो कह सकते हैं कि ये जो नतीजे होंगे इसमें सभी पार्टियों के लिए कुछ न कुछ जरूर होगा। बीजेपी और जो एनडीए का कंबाइन है ये भी एक मजबूत स्थिति में रहेगा। वहीं दूसरी तरफ 5-6 सीट जीतने के बाद जो इंडिया अलायंस है उसको आधार मानकर वो भी आगे चुनाव में जाएंगे। जी ब्रजमोहन जी, शुक्रिया जानकारी के लिए।